नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि स्टैटिक जीके का सिर्फ एक टॉपिक किसी भी सरकारी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे में आपके 2 से 3 नंबर 100% पक्के करवा सकता है। और वो टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। हमारा वादा है वीडियो पूरा देखने के बाद कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल। और आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम आज सिर्फ रटने वाले नहीं हैं। हाँ एकदम। आज हम पूरे 17 स्लाइड्स के माध्यम से एक एक चीज को डिकोड करेंगे। मतलब हम विजुअल्स और उनके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। सही कहा। तो बिना समय बर्बाद किए तो स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। स्लाइड में एक बहुत ही शानदार 3D मॉडल बना हुआ है, एक भौतिक अवरोध का। अक्सर जब हम बांध सुनते हैं तो दिमाग में बस पानी रोकने वाली एक बड़ी सी दीवार आती है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्लाइड में जो अलग अलग आइकन्स दिए गए हैं, जैसे पानी की बूंद, बिजली का निशान और वो जो सुरक्षा शील्ड बनी है, वो 3 आइकन्स। जी, ये आइकन्स बता रहे हैं कि बांध सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि ये बहुआयामी होते हैं। मतलब सिंचाई, पीने का पानी, जल विद्युत और सबसे अहम वो सुरक्षा शील्ड विनाशकारी बाढ़ से बचाव को दर्शाती है। क्या बात है! मतलब ये पानी की दिशा और ऊर्जा को प्रबंधित करने का एक पूरा यंत्र है। एकदम सही। तो ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है। अब ये जानना दिलचस्प है कि ये दीवारें कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, ये स्लाइड तो बहुत तकनीकी और जरूरी है। बिल्कुल। इस स्लाइड में 3 प्रकार के बांध दिखाए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण, मिट्टी या रॉकफिल और चाप यानी आर्च बांध, और साथ में भाखड़ा, हीराकुंड और इडुक्की के उदाहरण हैं। लेकिन ये जो चित्रों में लाल तीर बने हैं, ये क्या हैं? देखिए, यही इन तीरों में ही पूरी इंजीनियरिंग छिपी है। अगर आप पहले चित्र में गुरुत्वाकर्षण बांध को देखेंगे तो लाल तीर जो पानी का दबाव दिखा रहे हैं वो सीधे नीचे की ओर है। अच्छा, मतलब सारा वजन सीधे जमीन पर। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर आप तीसरे चित्र में इडुक्की जैसे आर्च बांध को देखेंगे तो लाल तीर पानी के दबाव को घुमावदार किनारों की तरफ, मतलब पहाड़ों की ओर धकेल रहे हैं। बाप रे! मतलब वो दीवार पानी का दबाव खुद नहीं झेलती बल्कि पहाड़ों पर ट्रांसफर कर देती है। जी हाँ, संरचनाओं का ये वर्गीकरण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। इस बुनियादी समझ के साथ ये स्लाइड पूरी होती है। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जो इन संरचनाओं के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है। स्लाइड 3। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो बहुत ही प्रसिद्ध कथन लिखा है, आधुनिक भारत के मंदिर। हाँ, और स्लाइड के बीच में जो बांध का चित्र है, वहां से 4 दिशाओं में जो लाइनें जा रही हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सोशियो इकोनॉमिक और फिशरीज। ये लाइनें इसके प्रभाव को दिखा रही है ना? एकदम। देखिए, नेहरू जी ने इन्हें मंदिर इसलिए कहा क्योंकि ये सिर्फ बिजली या पानी का स्रोत नहीं है, ये पूरे देश के सामाजिक आर्थिक विकास की धुरी बन जाते हैं। मतलब कृषि से लेकर उद्योग तक सब कुछ इसी पर निर्भर है। बिल्कुल, ये एक पूरा सोशियो इकोनॉमिक हब है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का ये महत्व यहीं स्पष्ट होता है। और ये स्लाइड समाप्त होती है। अब हम एक एक करके भारत के सबसे प्रमुख बांधों का सफर शुरू करते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, स्लाइड 4। और शुरुआत हो रही है भारत के सबसे ऊंचे बांध से, तिहरी बांध। और स्लाइड में जो स्केल बनाया वो साफ दिखा रहा है कि इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। ये स्केल देखकर ही इसकी विशालता का अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल। और चित्र में एक और बहुत खास चीज है, वो हिस्सा जहां भागीरथी और भिलंगना नदियों का संगम हो रहा है। हाँ, वहां पर बनाई है। जी। और ये कोई साधारण कंक्रीट का बांध नहीं है, बल्कि एक अर्थ और रॉक फिल ढांचा है। मतलब मिट्टी और चट्टानों से बना है। क्या बात है! और इससे 2400 मेगावाट बिजली बनती है ना? हाँ, जिसका सीधा फायदा यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली तक को मिलता है। ऊंचाई का ये शानदार उदाहरण यहीं पूरा होता है। आइए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और उस परियोजना को देखते हैं जिसने हरित क्रांति का आधार रखा। स्लाइड 5, भाखड़ा नांगल बांध। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। 226 मीटर ऊंचा कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध। लेकिन इस स्लाइड में जो नक्शा दिया है, हाँ, वो नक्शा बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल की संयुक्त हिस्सेदारी साफ दिखाई गई है। और ये जो पीछे झील बनी है, वो गोबिंद सागर झील है। यही वो कृत्रिम झील है जिसने पूरे उत्तर भारत के कृषि परिदृश्य को बदल कर रख दिया।
हरित क्रांति इसी पानी की बदौलत सफल हो पाई। ये महत्वपूर्ण स्लाइड यहीं समाप्त होती है। ऊंचाई और प्रभाव के बाद अब अगली स्लाइड में हम दुनिया की सबसे लंबी बांध संरचना को समझेंगे। स्लाइड 6 और हम बात कर रहे हैं महानदी पर बने हीराकुंड बांध की, जो उड़ीसा में है। स्लाइड के विजुअल में इसकी लंबाई साफ दिख रही है। हाँ, और आंकड़े देखिए, मुख्य बांध 4.8 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बाप रे, 25 किलोमीटर से ज्यादा। बिल्कुल। देखिए, 1957 में जब ये बना तो महानदी बेसिन में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को रोकना बहुत जरूरी था। मतलब नदी का फैलाव इतना ज्यादा था कि इतनी लंबी दीवार बनानी पड़ी। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये मुख्य रूप से एक मिट्टी का यानी अर्दन बांध है। आज ये संबलपुर क्षेत्र का सबसे प्रमुख केंद्र है। लंबाई का ये विश्व रिकॉर्ड यहीं संपन्न होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो एक ऐसी नदी की बात करती है जो 4 राज्यों की जीवन रेखा है। स्लाइड 7, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर। गुजरात के नवगांव में स्थित ये विशाल गुरुत्वाकर्षण बांध है और नक्शे में दिख रहा है कि 4 राज्य गुजरात, MP, महाराष्ट्र और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। हाँ, लेकिन इस स्लाइड में एक बहुत ही विश्लेषणात्मक बिंदु भी है। क्या आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन का विशेष उल्लेख देखा? हाँ, वो नीचे लिखा हुआ है। इसका परीक्षा से क्या संबंध है? देखिए, जब इतना विशाल बांध बनता है तो उसकी ऊंचाई के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र डूब जाता है, जिससे लोगों का विस्थापन होता है। सामाजिक प्रभाव। बिल्कुल। हमें बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ परीक्षा के नजरिए से समझना होगा कि ऊंचाई, विस्थापन और पर्यावरण के बीच का ये संतुलन हमेशा सवालों में रहता है। इस सामाजिक भौगोलिक चर्चा के साथ ये स्लाइड पूरी होती है। अब दक्षिण की ओर मुड़ते हैं अगली स्लाइड में। स्लाइड 8, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी का गौरव। जी, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है और दुनिया के सबसे बड़े चिनाई यानी मेसिनरी बांधों में से एक है। इस स्लाइड में जो विशाल पानी के क्यूब वाला 3D ग्राफिक है वो बहुत आकर्षक लग रहा है। वो क्यूब इसकी अत्यधिक जल धारण क्षमता मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को दर्शा रहा है। अच्छा। और 1967 में बने इस बांध का नाम प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आचार्य नागार्जुन के नाम पर रखा गया था। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। कृष्णा नदी के गौरवपूर्ण अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब अगली स्लाइड में हम भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की ओर चलते हैं। बिल्कुल। स्लाइड 9, रिहंद बांध। ये यूपी के सोनभद्र पिपरी जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। हाँ, और चित्र में जो विशाल जल राशि दिख रही है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये वही है ना जो आयतन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एकदम सही। और आपको बता दूं, SSC और राज्य PCS परीक्षाओं में ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। हाँ। अक्सर सीधे सवाल आते हैं इससे। ये परीक्षा उपयोगी स्लाइड यहीं समाप्त होती है। अब जल भंडारण के एक और महारथी को देखने के लिए अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड 10, इंदिरा सागर बांध, जल भंडारण में अग्रणी। जी, मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर 1984 में इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। ये भारत का सबसे बड़ा जल भंडारण क्षमता वाला जलाशय है। लेकिन इस विजुअल में जो एक प्रवाह मार्ग या फ्लो पाथ बना है, हाँ। वो फ्लो पाथ बहुत शानदार तरीके से एक कैस्केडिंग सिस्टम को समझा रहा है। अच्छा। देखिए, इंदिरा सागर से जो पानी छोड़ा जाता है, अच्छा, वो नीचे के बांधों में जाता है। बिल्कुल। उसी पानी का उपयोग नीचे बने ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर बांधों द्वारा किया जाता है। मतलब पानी की हर बूंद का पूरा इस्तेमाल। क्या इंजीनियरिंग है। ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है। अब स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के इतिहास में गोता लगाने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 11, दामोदर नदी घाटी परियोजना मतलब DVC। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इस स्लाइड में लिखा है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था और इसमें 4 बांधों के नाम है, तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार। हाँ, और स्लाइड के कोने में जो अमेरिका और भारत के झंडे वाला विजुअल है और साथ में TVA लिखा है। हाँ, टेनेसी वैली अथॉरिटी। बिल्कुल। भारत ने अमेरिका के उसी सफल मॉडल को अपनाया था। मतलब सिर्फ एक बांध नहीं बनाया, पूरा नेटवर्क खड़ा किया, जिससे बाढ़ भी रुकी और कोयला खदानों को बिजली भी मिली। भारत के आधुनिक निर्माण की यह ऐतिहासिक स्लाइड पूरी होती है। अब कृषि से जुड़ी एक बेहद अहम परियोजना के लिए अगली स्लाइड पर मुड़ते हैं। स्लाइड 12, तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक के विजयनगर
होस्पिट में कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और स्लाइड में जो कपास और धान के आइकन्स बने हैं, हाँ, कॉटन और पैडी। जी, इस पंपा सागर जलाशय ने पूरे रायचूर दोआब क्षेत्र को देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बना दिया है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की जगह है ना? एकदम सही। और ये कपास और धान की खेती के लिए वरदान साबित हुआ। कृषि और सिंचाई की ये महत्वपूर्ण स्लाइड यहीं समाप्त होती है। अब एक ऐसे बांध की ओर बढ़ते हैं जो भूगोल का एक बहुत ही संवेदनशील और पसंदीदा विषय है। अगली स्लाइड में स्लाइड 13, कोयना बांध। जीवन रेखा कहते हैं। हाँ, लेकिन इस स्लाइड में जो जमीन के अंदर लाल रंग की दरार या क्रैक दिख रही हैं, वो बहुत डरावना और तकनीकी पहलू है। दरार? क्या ये किसी भूकंप से जुड़ी है? जी, 1967 का विनाशकारी भूकंप, इसे जलाशय प्रेरित भूकंप या रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी का शास्त्रीय उदाहरण माना जाता है। मतलब पानी के भारी वजन के कारण जमीन के अंदर दरारें आ गई और भूकंप आ गया? बिल्कुल, पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि टेक्टोनिक चट्टानें खिसक गईं। बाप रे। भूगोल और इंजीनियरिंग के इस जटिल विषय के साथ ये स्लाइड पूरी होती है। अब एशिया के सबसे बड़े आर्क बांध के अनूठे डिजाइन को समझने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 14, इडुक्की बांध। केरल के पेरियार नदी पर स्थित भारत का पहला डबल कर्वेचर आर्क बांध। स्लाइड के चित्र में जो दो पहाड़ दिख रहे हैं, वो दो ग्रेनाइट पहाड़ हैं, कुरवाण और कुराथी। उनके बीच की जो संकरी घाटी है, उसी में ये अद्वितीय घुमावदार संरचना फंसी हुई है। मतलब जगह संकृति, इसलिए ऐसा आर्च डिजाइन बनाया। बिल्कुल। और ये डिजाइन ही 780 मेगावाट स्वच्छ बिजली पैदा करने में इस बेहतरीन इंजीनियरिंग को सफल बनाता है। यह शानदार इंजीनियरिंग वाली स्लाइड यहीं समाप्त होती है। अब हम एक ऐतिहासिक जलाशय और जल विवाद से जुड़ी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 15, मेट्टूर बांध और शिवसमुद्रम परियोजना। 1934 में कावेरी नदी पर बने तमिलनाडु के सबसे बड़े बांध मेट्टूर का चित्र है यहाँ, और इसके जलाशय को स्टैनली जलाशय कहते हैं। हाँ, और इसी कावेरी नदी पर कर्नाटक में 1902 में शिवसमुद्रम परियोजना स्थापित हुई थी, जो एशिया के सबसे पुराने संयंत्रों में से एक है। तो ये जल विवाद क्या है? कावेरी जल विवाद के कारण ही इन दोनों परियोजनाओं का रणनीतिक और आर्थिक महत्व इतना अधिक है। पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। दक्षिण भारत का ये महत्वपूर्ण अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब सीधे उत्तर भारत के पहाड़ों में चलते हैं अगली स्लाइड पर। स्लाइड 16, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। इस पहाड़ी नक्शे में देखिए, चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती बांध लोकेटेड है। और झेलम नदी पर उरी और तुलबुल। एकदम सही। लेकिन स्लाइड में जो वो दस्तावेज का आइकन है, सिंधु जल संधि 1960। हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी। जी, इस ट्रीटी के कारण ही ये सारे बांध रणनीतिक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो हिमाचल वाला पॉइंट क्या है? वो हिमाचल में सतलुज पर बनी नाथभा झाकड़ी परियोजना है, 1500 मेगावाट की, और ये एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। मतलब इसमें बहुत बड़ा जलाशय नहीं होता, बहते पानी से बिजली बनती है। उत्तर भारत की नदियों का ये जाल यही पूरा होता है। अब इस पूरे विषय को समेटने के लिए हम अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 17, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। स्टैटिक जीके। हाँ, इस अंतिम स्लाइड के चारों बॉक्स को एक एक करके खोलते हैं। पहला बॉक्स, भारत का सबसे पुराना बांध, कल्लन्नई बांध या ग्रैंड एनिकेट। हाँ, जो कावेरी नदी पर है और इसे दूसरी शताब्दी में चोल राजा करिकलन द्वारा बनवाया गया था। दूसरी शताब्दी, क्या बात है। और दूसरे बॉक्स में सांख्यिकीय दृष्टिकोण है कि भारत में सबसे अधिक बांधों की संख्या महाराष्ट्र में है। बिल्कुल। और परीक्षार्थियों को ताप्ती नदी पर उकाई और काकरापार परियोजनाओं को भी याद रखना चाहिए, जो गुजरात में है। और अंतिम बॉक्स में एक क्रॉस मैचिंग विजुअल है। हाँ, देखिए, परीक्षाओं में माता टीला बांध और पोंग बांध का मिलान अक्सर पूछा जाता है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, जो यूपी एमपी का है, और पोंग बांध व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। एकदम सही। इन अति महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमारी ये अंतिम स्लाइड यहाँ समाप्त होती है। बहुत ही शानदार। आज हमने सफलतापूर्वक सभी 17 स्लाइड्स पूरी कर ली हैं। मुझे खुशी है कि हमने देखा कि ये बांध सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं हैं। जी हाँ, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, भूगोल और इतिहास को गढ़ने वाले आधुनिक मंदिर हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए,
जाने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? आज हमने बांधों के फायदे और उनकी बनावट को तो बहुत करीब से देखा, लेकिन क्या इन विशाल जल राशियों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम पर पड़ने वाला दीर्घकालिक प्रभाव हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? ये तो है, मतलब कोयना भूकंप जैसा। हाँ। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर श्रोताओं को अपनी तरफ से थोड़ा शोध जरूर करना चाहिए। क्या हम प्रकृति के साथ सही संतुलन बना पा रहे हैं? बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा शांत और प्रभावशाली तरीके से यहीं समाप्त होती है। पढ़ते रहिए और खोजते रहिए।